हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पे टीडीएस कैसे बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी है और आप देख रहे हैं इम्पार्शियल चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि फिक्स्ड डिपॉजिट पे आप कैसे 11% तक का इंटरेस्ट पा सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्न करते हैं पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, 100% टैक्सेबल होता है। तो वेट अ मिनट, पहले मैं आपको बता देता हूं कि टीडीएस और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। आप इस दोनों चीज़ों को कंबाइन मत करें। टीडीएस अलग होता है और टैक्स अलग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस बताता हूँ कि टीडीएस और टैक्स में अंतर क्या है। अगर मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स की, वो आपकी पूरी इनकम पे लगाया जाता है, चाहे आपका हाउस रेंट अलाउंस आया हो या आपके बैंक से इंटरेस्ट मिला हो या आप सैलरी भी हो करते हो या अपना बिजनेस करते हो। जितने भी सोर्सेज से आपकी इनकम आती है वो उसकी टोटल अर्निंग पर वो टैक्स लगाया जाता है, जिसे टैक्स कहते हैं। इसमें कई सारे स्लैब होते हैं। और अगर बात करूँ मैं टीडीएस की, तो ये आपका वो अमाउंट होता है जो आपको कहीं और से मिलने वाला होता है और आपको अमाउंट मिलने से पहले ही उस पर टैक्स काट लिया जाता है, तो उसे टीडीएस कहते हैं। मतलब कि आपको जो इनकम मिलता है, अगर मान लीजिए आपको कहीं से 10,000 रुपये मिलने थे तो उसमें वो टीडीएस काट के आपको देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि आप अपनी पूरी इनकम ऑनेस्टली शो नहीं करेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि आपका अमाउंट पहले ही आपकी इनकम में से काट ले। तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि टीडीएस आपका एक्चुअल टैक्स नहीं होता। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो आपके टैक्स के दायरे में नहीं आती, मगर आपका टीडीएस कट चुका है, तो पूरा का पूरा 100% रिफंडेबल होता है उस केस में। ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों आपने उस साल फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हो, अच्छी बात है यार, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा, पर वहाँ आपको टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए कि उस दौरान आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बैठी वो 4 लाख से अबव बैठी, यानी कि 4,12,000 एक अमाउंट ले लेता हूँ मैं कि 4,12,500 रुपया आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बैठती है फॉर एग्जांपल, और उसमें आपका टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ है 25,000 रुपया। तो यहाँ आपको 4,12,500 रुपये का जो टैक्स आपके ऊपर लाइबिलिटी बनी है वो उतना पेड नहीं करना है, आपको इसमें से 25,000 रुपया लेस करके वो पेड करना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को 25,000 रुपये एज ए टैक्स डिपॉजिट करा चुके हैं। तो वेल दोस्तों, ये तो बात रही टीडीएस और टैक्स की, और आई एम श्योर आपको इनके बीच का डिफरेंस पता हो गया होगा। टैक्स जो होता है वो आपकी पूरी एनुअल इनकम पे कैलकुलेट होता है, जो टीडीएस होता है जो अदर सोर्स के इनकम के हेड में जाता है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि एफडी पर लगने वाला टीडीएस को हम कैसे बचाएं। तो अगर मान लीजिए आपकी कहीं से पेमेंट आनी है और कोई पर्सन आपको सर्टेन अमाउंट आपको पेड कर रहा है, तो वो उसमें से कुछ पार्ट उसका काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है, जिसे टैक्स डिडक्शन सोर्स कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हो गया टीडीएस। पहले मैं बता देता हूँ कि बैंक में इसकी लिमिट क्या है। 2019 से पहले बैंक में इसकी लिमिट 10,000 थी और 2019 में गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। अब बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट 10,000 की बजाय 40,000 होगा और सीनियर सिटीज़न के केस में वो 50,000 कर दिया गया है। यानी कि अगर आप कोई एफडी बैंक में कराते हैं और आपको साल का उसका इंटरेस्ट जो मिला है वो 40,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 40,000 से ऊपर है तो उस पर टीडीएस कटेगा। और सीनियर सिटीज़न के केस में ये हो जाता है 15,000 का अमाउंट। और वहीं अगर आपने एफडी किसी नॉन बैंकिंग सेक्टर में करा रखी है, कॉर्पोरेट जगत में करा रखी है, तो ये अमाउंट की लिमिट आज से 2019 से पहले थी 5,000 और 2019 के बाद अगर आप एफडी कराते हैं तो उसमें मिलने वाले जो अमाउंट की लिमिट थी वो 5,000 थी, जो कि अब करंट में गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 10,000 कर दी है। यानी कि अगर बैंक में है पैसा तो 40,000, सीनियर सिटीज़न के केस में 15,000, और अगर आपने कॉर्पोरेशन जगत में पैसा जमा कराया है या एफडी कराई है तो वहाँ 10,000 की लिमिट अब करंट ईयर में है और प्रीवियस ईयर में वो 5,000 थी। अब उस पर टीडीएस कितना कटेगा ये भी जान लेना ज़रूरी है। अगर आपने अपना पैन कार्ड बैंक में सबमिट करा रखा है, चाहे वो कॉर्पोरेट में आपने एफडी करा रखी हो या बैंकिंग सेक्टर में करा रखी हो, अगर आपने वहाँ अपना पैन कार्ड जमा करा रखा है, जो बैंक आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेगा वो होगा 10%। ये तो हो गई बात पैन कार्ड के केस में। अब अगर बात करते हैं पैन कार्ड आपने सबमिट नहीं करा रखा है तो कितना कटेगा। अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं करा रखा है तब 10 की जगह 20%, यानी कि उसका डबल कटेगा। दोनों जगह सेम होगा, चाहे बैंकिंग सेक्टर में या फिर नॉन बैंकिंग सेक्टर में आपने जमा करा रखा हो। 20% कटता है विदाउट पैन कार्ड। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक बैंक में अपना पैन कार्ड जमा नहीं कराया है तो प्लीज़ उसे जमा करा लें, वरना आपको डबल पेड करना पड़ेगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मिलने वाले इंटरेस्ट पे टीडीएस से कैसे बचा जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टीडीएस को रोकने के लिए यहाँ आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप अपना 15G या 15H सबमिट कराते हैं। अब यहाँ 15G और 15H आपको मालूम होना चाहिए कि इसे कौन भर सकता है। कर देता हूँ कि 15G जो होता है वो अंडर 60 ईयर से कम लोगों के लिए होता है। मतलब कि जो लोग 60 साल से कम हैं वो 15G भरेंगे और जो सीनियर सिटीज़न होते हैं वो 15H भरेंगे। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि 15G कौन भर सकता है और 15H कौन भर सकता है। अब 15G या H किस कंडीशन में भरा जाता है तो वो भी जान लीजिए। 15G या H आप उस कंडीशन में भर सकते हैं यदि आप टैक्स के लाइबिलिटी में नहीं आते। अगर आपको लगता है कि मैं इस दौरान मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता तो आपको बैंक को जाके ये फॉर्म देके रिक्वेस्ट करना होगा कि आप मेरा टीडीएस ना काटें, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर में उतनी इनकम पे जैसे अभी लिमिट है कि आपकी 3 लाख तक की अगर आप इनकम करते हैं तो उस पर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बैठती और आपको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं 15G और H। उसे सबमिट करके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका टीडीएस ना काटे। और ऐसी कंडीशन में बैंक को जब ये फॉर्म मिल जाता है तो वो आपके एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर कोई अमाउंट टीडीएस नहीं काटता। अब ये 15G और H भरना भी क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए कि आपके ऊपर टीडीएस कट गया, आपके एफडी पर टीडीएस काट लिया गया। अब आपको वेट करना होगा 1-1.5 साल का, जब आपका एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे जून या जुलाई में, उसके बाद आप अपना ये क्लेम करते हैं तो वो भी 1 से 2-3 महीने लग जाते हैं। यानी कि कुल मिला के आपको अपने टीडीएस को क्लेम करने में, वो पैसा काटने के रिफ़ंड मिलने के लिए लगभग 1.5-2 साल का वेट करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि आज आपने रिटर्न फाइल कर दी और एकदम से आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा। 1-2-3 महीने तक लग सकते हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही फॉर्म G और H को आप फिल करके सबमिट करा सकते हैं ताकि आप इन पछड़ों से बच जाएं। पर यहाँ बात आती है कि अगर मान लीजिए ये तो उस केस में हो गया कि अगर आप टैक्सेबल दायरे में नहीं आते, तब आपके पास ऑप्शन मिलता है, तब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 15G H को फिल करके टीडीएस से बच सकते हैं। अब तब क्या करें जब आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर चली जाती है या आप टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, आप इतनी इनकम कर लेते हैं कि आपके ऊपर टैक्स बैठेगा, तब उस केस में आप 15G H नहीं भर सकते, तब ये आपको नहीं मिलेगा फॉर्म। तो उस केस में अब टीडीएस से कैसे बचा जाएगा? तो इसके लिए भी एक बहुत शानदार तरीका है मेरे पास। तो उससे बचने के लिए आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप किसी बैंक में अगर एफडी कराते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो 40,000 से कम हो। अगर आपको लगता है कि उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको अपनी जो एफडी है वो मल्टीपल ऑप्शन में करनी होगी। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए आप एफडी का अमाउंट आपका ज़्यादा है तो उसे आप 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ताकि उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट हर एक एफडी पे 40,000 से कम हो। पर आप इस बात का यहाँ ये ध्यान रखें कि आपका वो जो एफडी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट 40,000 से कम होना चाहिए। और नॉन बैंकिंग सेक्टर में, कॉर्पोरेट जगत में अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अमाउंट लेस देन 10,000 होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल एफडीज करनी है। बैंक में आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप एक ही ब्रांच बैंक कोई है पंजाब नेशनल बैंक, उसकी अलग अलग ब्रांचेस में अगर आप एफडी कराते हैं तो ऐसे में आप एफडी पे लगने वाले टीडीएस से नहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डिफरेंट बैंकों में एफडी करानी है, ना कि उसी बैंक की सेम ब्रांच में। क्योंकि अब जितने भी आपके उस ब्रांच में, सेम ब्रांच में आप एफडीज कराते हैं तो उसका टोटल जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इकट्ठे वो बैंक क्या करेगा, टीडीएस उस पर डिडक्ट कर लेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब वो एफडी कराएं तो डिफरेंट बैंकों में कराएं और कॉर्पोरेट जगत में कराएं तो ये ध्यान रखें कि मिलने वाला इंटरेस्ट 10,000 से कम होना चाहिए। तो वहाँ भी अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर कराएं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि टीडीएस से बचना कैसे है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि टीडीएस से बचना कैसे है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर टीडीएस कट गया है तो उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे क्लेम करने के लिए। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर बैंक या कॉर्पोरेट जगत में आपने जो एफडी कराई है और उन्होंने आपका टीडीएस काट लिया है तो आपको बैंक से या नॉन बैंकिंग सेक्टर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, बैंक उस केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएगा।
यदि बैंक ने आपका TDS काट लिया है तो उस केस में बैंक आपको 16A फॉर्म फिल करके देता है, जिसमें आपका टोटल अमाउंट, बैंक का जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है और TDS डिडक्ट की तारीख होती है और उसमें आपका कितना TDS काटा है ये सारी डिटेल आपको उस फॉर्म के अंदर मिल जाती है, जिसे आप अपनी एनुअल रिटर्न में सबमिट करा के TDS क्लेम कर सकते हैं। यदि फॉर्म 16A और फॉर्म 26A में आपको डिफरेंट नज़र आता है तो उसके लिए आप बैंक से भी कंसर्न कर सकते हैं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट जो होता है फ्रेंड्स, उस पर जो इनकम कैलकुलेट की जाती है एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कहीं FD 5 साल के लिए कराई है, अब उस 5 साल में आपका ये मतलब नहीं है कि जब मेच्योरिटी अमाउंट आएगा तभी वो TDS डिडक्ट होगा, नहीं, उस पर हर साल मिलने वाला, साल के अंत में मिलने वाले इंटरेस्ट आपकी इनकम में कैलकुलेट होता जाएगा। आप ये ना सोचें कि मेरी मेच्योरिटी मैंने 5 साल के लिए FD करा दी है तो लास्ट स्टार्टिंग के 4 ईयर आपको TDS नहीं कटेगा, नहीं, एवरी ईयर बैंक का जो इंटरेस्ट होगा हर साल आपके इनकम में वो TDS काट के रिफ्लेक्ट करता रहेगा। आप जो TDS पे क्लेम करते हैं वो आपको मिलता है अंडर डिडक्शन, जो आप क्लेम कर सकते हैं वो 18TTA के अंतर्गत आप TDS का अपना क्लेम कर सकते हैं, पर ये उसी सूरत में आपको क्लेम मिलेगा जब आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब के अंदर में होगी, इस बात का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पता लग गया होगा इस वीडियो में कि TDS और टैक्स में क्या डिफरेंस होते हैं और TDS कटने के बाद आपको कौन से फॉर्म फिल करने होते हैं, फॉर्म 15G किसके लिए होता है, फॉर्म 15H किसके लिए होता है, और जब आपका TDS अगर कट जाता है तो बैंक आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करवाता है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि आपको अपनी FDs पे कैसे टैक्स डिडक्ट होने से बचाना है। और अगर आपकी कोई राय है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप अपनी राय दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।